नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गंगवार बिहार अपडेट की इस खास पेशकश बड़ी खबर में आपका स्वागत करता हूं। बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर जी। रवि जी, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार अनीता जी आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ बने हुए हैं मनीष वत्स जी, जो कि सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। बिहार में चुनाव की सरगर्मियां अब तेज हो गई हैं। बहुत से दलों में लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। इसके बीच में आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चल रहा है। सुशील मोदी ने आरोप लगाया कि जिस प्रकार से झारखंड सरकार लालू को जेल में होते हुए भी, देखा जाए तो लालू वैसे तो जेल में ही है, लेकिन पहले वो स्वास्थ्य लाभ करने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे और उसके बाद उनको आइसोलेशन में रखने के लिए कोठी में रखा गया है। तो जिस प्रकार से लोग उनसे मिल रहे हैं, तो उनका कहना है कि हम चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करेंगे। और दूसरा, एक और मांग भी हुई है कि जो लालू से मिलने लोग झारखंड पहुंच रहे हैं उनको क्वारंटाइन किया जाए नियमों के अनुसार। खैर, ये सब तो बातें हैं ही। मनीष जी, आप ये बताएं कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, आज क्या है चर्चा में? जी, सोशल मीडिया पे पहली बार जो आपने खबर बताई थी, अभी आपने बताया सुशील कुमार मोदी का वो 3-4 ट्वीट है जिसमें उन्होंने लालू यादव पे जोरदार हमला बोला है। इसके अलावा हेमंत सोरेन की सरकार पर भी उंगली उठाया है कि किस तरह से लालू यादव को जेल में रहते हुए एक घोटाले में सजा काट रहे हैं लालू यादव, और उनको रिम्स में उसके बाद आलिशान सुविधाएं उनको जिस तरह से मुहैया कराई जा रही है, जिस तरह से उनसे मिलने वालों का तांता लग रहा है, उससे ऐसा लगता है कि वो जेल में नहीं रह के किसी 5 स्टार होटल में रह रहे हैं। तो एक महत्वपूर्ण सवाल सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे सुशील कुमार मोदी ने उठाया है। हालांकि उन्होंने लोगों को क्वारंटाइन करने की बात कही है कि शायद वो अभी अनलॉक 4 की जो गाइडलाइंस आई है उसको केंद्र सरकार ने जारी किया, उसके हिसाब से अब राज्य सरकारें होम क्वारंटाइन या फिर विजिट करने वालों को रोक नहीं सकती है। शायद ये जानकारी सोशल मीडिया की या फिर वो भूल गए थे। दूसरी बात, तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पे हमला किया है कि जिस तरह से देश में बेरोजगारी बढ़ रही है उस पर केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है। इसके अलावा नीतीश कुमार पर भी बेरोजगारी को लेकर उन्होंने हमला बोला है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा है कि जिस तरह से पिछले 15 सालों में बिहार में रोजगार को बढ़ाने के लेकर कुछ भी काम नहीं हुआ है, नीतीश कुमार इस मामले में फेल साबित हुए। खबरें चल रही है कि जीतन राम मांझी शायद 10 सीटों पे मान गए हैं। उनके प्रवक्ता ने बताया कि एनडीए में वो कल शामिल होंगे और उनको 10 सीटें ऑफर की गई है और उसमें वो मान गए हैं। इसके अलावा शायद जीतन राम मांझी को राज्यसभा भेजा जाए, वो भी जदयू के कोटे से भेजा जाएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है बिहार से कि बिहार सरकार में नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी रहे कैबिनेट मंत्री बीमा भारती, जो कि जदयू में है, उनके पति अब देश मंडल राजद से चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं। तो मतलब घर में ही एक जदयू से एक राजद से चुनाव लड़ेगा। एक इंटरेस्टिंग खबर है। बीमा भारती से इस बारे में लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, मेरे पति अगर राजद में शामिल होते हैं तो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं जदयू की और जदयू से ही चुनाव लड़ूंगी। एक और खबर है कि ओवैसी, असुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बिहार में 18 कैंडिडेट लगभग तय कर लिए हैं और पूरे 50 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये सारी सीटें उत्तर बिहार से है, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, भागलपुर की सीटें हैं जहाँ से ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। इसके अलावा राजद की एक खबर है कि राजद चाहती है कि उसके जो सहयोगी दल हैं, वो जो छोटे छोटे दल हैं जैसे मुकेश सहनी की वीवीआईपी या रालोसपा या वाम दल, उसमें से कई दल छोटे छोटे हैं, उनको ऑफर कर रहे हैं कि या तो राजद या कांग्रेस के टिकट पे ही चुनाव लड़ें ताकि वो चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत सकें। जी बिल्कुल। आज की लेकिन जो खबरें हैं, तमाम खबरों में एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर यह है कि ओवैसी ने 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की है। संभवतः वो 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 18 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार भी तय कर दिए हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो
ओवैसी जिस प्रकार से आ रहे हैं उससे किसको फायदा होने वाला है? भाजपा को फायदा होगा या जेडीयू को नुकसान हो सकता है इसका? 50 सीटों पे लड़ने का वो मन बना रहे हैं। ये वो 50 सीटें हैं जहां पे मुस्लिम वोट फैक्टर होता है। मुस्लिम वोट वहां पे मायने रखता है। अगर वो एक मुश्त होके मुस्लिम वोट वहां पे अगर वोट करता है उन इलाकों में, तो कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट है उसके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एक अच्छी खबर है एनडीए के लिए, क्योंकि अगर एनडीए उसी पॉलराइजेशन पद्धति को अपनाते हुए आगे बढ़ती है और उसको मैनेज करने की कोशिश करती है, तो कहीं ना कहीं ओवैसी का मैदान में आना उनके लिए फायदा हो सकता है। क्योंकि एक बात तय है कि ओवैसी जिस तरह से अपने आप को कट्टर मुस्लिम के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हिंदू कहीं ना कहीं उससे छिटक जाते हैं। हिंदुओं का बहुत ज्यादा लगाव ओवैसी से नहीं होता है, क्योंकि उनके लैंग्वेज, उनकी जो भाषण होती है, उनकी जो भाषा होती है, वो काफी कट्टर होती है और बिल्कुल इस्लाम परस्त और मुस्लिम परस्त होती है। तो उससे हिंदू अपने आप को आहत पाते हैं और वो उसके तरफ चाह के भी, अगर चाहे भी तो वैसे भरसक कोशिश कर ले, लेकिन हिंदू इंक्लाइंड नहीं हो पाता है। तो ये फायदा है। लेकिन इस बीच में नीतीश कुमार को ये तैयारी करनी होगी कि उनको क्या चाहिए, उनको जीत चाहिए या मुस्लिम वोट चाहिए। क्योंकि बार बार जो वो सामाजिक सौहार्द और जो जिस सांप्रदायिकता की बात करते हैं, वो इंडिकेट करते हैं कि मुस्लिमों के बीच में मैं अभी भी आपका नेता हूं। क्योंकि मुस्लिम वोटर जो हैं, जब आरजेडी से चिटके थे और कांग्रेस से चिटके, तो कहीं ना कहीं उनका जो विश्वास था वो जेडीयू पे आया था। तो अगर सिर्फ इसको साधने में ऐसा ना हो कि जेडीयू जो है वो जो हिंदू वोट ओवैसी की वजह से एक मुश्त होंगे, वो उनके हाथ से छिटक जाए। तो यहाँ पे रणनीति एक अच्छी बनाने की बेहद जरूरत है। लेकिन ये बात तय है कि अगर ओवैसी मैदान में, चुनावी मैदान में, बिहार के चुनावी मैदान में उतरते हैं, तो इसका फायदा कहीं ना कहीं ये जेडीयू और बीजेपी को ही होगा। क्योंकि ओवैसी एक बार जो अपना लिटमस टेस्ट है वो करवा चुके हैं किशनगंज से अररिया, पूर्णिमा, ये सारी जगहें जो हैं, वहां पे परसेंटेज ऑफ मुस्लिम जो है वो ज्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदू वोट वहां मायने नहीं रखते हैं। सिर्फ मुस्लिम वोट से वहां कोई नहीं जीत सकता है। एक मुफ्त मुस्लिम वोट और उसके बाद कुछ दलित, कुछ बैकवर्ड और कुछ हिंदू जो नाराज होते हैं, थोड़े सत्ता पक्ष से बेमायने हुए रहते हैं, वो अगर वोट दे देते हैं तो उस कैंडिडेट का जीतना तय होता है। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी बहुत तय करने की जरूरत है कि हिंदू को किस तरह से एनडीए मैनेज करती है। मुस्लिम अगर ओवैसी आते हैं तो ऑलरेडी मैनेज्ड हैं। क्योंकि आज के डेट में अगर देश के मुसलमानों का रुख करें तो जो भी मोदी के अगेंस्ट मैदान में उतरता है और जो भी इस्लाम और मुसलमान की बात करता है, मुस्लिम उसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है। तो ऐसे में जनता को भी देखना होगा, हिंदुओं को भी एकजुट होना होगा, और अगर होते हैं तो इसका फायदा जरूर बीजेपी को होगा। जी जी रवि जी, एक बात ये समझने की है कि जिस प्रकार से मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने कहा जाए यूं कि जो पिछले 2 कार्यकाल में जिस तरीके से काम किया है, एक तो समाज के आखिरी व्यक्ति तक, जो सबसे नीचे का व्यक्ति है, उस तक सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश की है, चाहे वो गैस कनेक्शन के माध्यम से हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो घर बनाकर देने की बात हो, और उसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं हुआ है। वो तमाम पूरे समाज को उसका फायदा हुआ है और उसमें मुस्लिम समाज भी है। और अगर देखा जाए तो मुस्लिम महिलाओं की जीवन की बेहतरी के लिए जो 3 तलाक के खिलाफ एक जो कानून बना है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिसके बारे में क्या मुस्लिम समाज वोट देते समय नहीं सोचेगा कि उसका भविष्य कैसे है। और दूसरा, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन कहीं इस तरीके जो प्रक्रिया चलती है जिसमें ओवैसी जैसे लोग हैं, एक कट्टर मुस्लिम वोट एक नेता के रूप में उभरते हैं, तो कहीं ना कहीं जो समाज में एक खाई बढ़ रही है हिंदू और मुसलमानों में। ये ठीक है कि मुसलमान कंसोलिडेट होते हैं, लेकिन अब जवाब में हिंदू भी इकट्ठे होने लगे हैं। इसका सीधा सा अगर कोई उदाहरण है तो नरेंद्र मोदी के 2 चुनावों के बीच में जो उनकी बढ़ती हुई सीटों की संख्या और उनकी लोकप्रियता है आज की तारीख में देश में।
तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो खाई है हिंदू मुसलमान की ये थोड़ी बड़ी होगी और जो विकास के काम जो किए हैं मोदी सरकार ने उसको बिल्कुल भी फायदा नहीं मिलेगा क्या बिहार चुनाव में? देखिए, हम कहते हैं कि पिछले जो कुछ चुनावों के अगर विश्लेषण किए जाए तो ये बात सही है कि जातिगत आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण की जो प्रवृत्ति है वो हमें ज्यादा देखने को मिली है। बिहार में हम जानते हैं कि ये कहना बिल्कुल सही होगा कि जातीय आधार पर सारे समीकरण पॉलिटिकल पार्टीज वहां बिठाती हैं। और बिहार में क्या, आजकल पूरे देश में ऐसा ही चलन, ऐसी ही प्रवृत्ति राजनीतिक दलों की देखने में आ रही है। तो पहली चीज तो ये है कि ये सिरे से एक गलत सोच है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि 7 दशक बाद भारतीय लोकतंत्र में जातिगत आधारों पर उम्मीदवारों की गणना की जाती है। हम अगर केवल बिहार की बात करें तो 2015 में कुल 24 मुस्लिम उम्मीदवार वहां चुनाव जीते, और ये स्थिति 24 उम्मीदवार का मतलब ये हुआ कि करीब करीब 10% मुस्लिम उम्मीदवारों ने वहां पर चुनाव में फतेह हासिल की। और ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि 2015 में जो मुस्लिम वोटों की गिनती थी वो करीब करीब 17% मुस्लिम वोट बिहार में थे। तो अब भी जनगणना 2022 में 2021 में होनी है, लेकिन अगर हम ये मान लें कि वोट कुछ बढ़ गए होंगे तो भी 17 को हम अगर मोटे तौर पर एक मोटा अनुमान पकड़ लें तो 20% मान लें, तो उस लिहाज से असदुद्दीन ओवैसी ने तो बिल्कुल ये क्लियर कट कार्ड है कि मुस्लिम बहुल जो विधानसभा सीट हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता उनको सूट करते हैं, वहां अपने उम्मीदवार उतारने का बिल्कुल फैसला किया है। लेकिन हम पिछले चुनाव का अगर विश्लेषण करें तो आरजेडी के 11 मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी, और 11 ही उम्मीदवार जो महागठबंधन था। लेकिन हम ध्यान में रखें कि आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड साथ मिलके 2015 का चुनाव लड़े थे। तो इस बार अगर असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम कार्ड खेलना चाहते हैं तो खेलें, जैसा कि अनीता ने जो विश्लेषण किया बहुत शुरुआत में, तो इससे मुस्लिम वोटों के बीच में ध्रुवीकरण होने की ज्यादा आशंका होती है। और हिंदू मुस्लिम बात ना करें तो जाहिर है कि ये जो पैमाने हैं पूरी तरह से मेरे हिसाब से तो व्यक्तिगत तौर पर दरकने चाहिए, टूटने चाहिए। लेकिन जेडीयू भी मुस्लिम उम्मीदवारों पर दाव लगाएगी। तो अतुल जी, एक आंकड़ा मौजूदा विधानसभा का हम लोग देख लेते हैं, किस पार्टी के कितने मुस्लिम उम्मीदवार हैं। तो आरजेडी की सबसे ज्यादा सीटें हैं, 80 सीटें आरजेडी जीत के आई थी, उसमें से 11 मुस्लिम उम्मीदवार जीते थे, ये बैठता है 14%। और कांग्रेस ने कुल 27 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, उसमें से 6 उम्मीदवार मुस्लिम जीत कर आए, ये 22% का आंकड़ा बैठता है। इसी तरह जेडीयू ने कुल 71 सीटें विधानसभा की हासिल की थी, उसमें से 5 यानी 7% कुल विधायक जो है जेडीयू के मुस्लिम है। और बीजेपी ने 2 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे थे, मुस्लिम उम्मीदवार, जिसमें से बीजेपी के कुल 53 जो सीटें हासिल की उसमें से 1 उम्मीदवार मुस्लिम है। ये कुल मिलाकर 2% का आंकड़ा बैठता है। और अन्य 12 में से जो है 1 यानी 10% जो है ये आंकड़ा एक विधायक का, अन्य जो 12 सीटें जीते थे उनमें से 1 बैठता है। और अन्य में एक भाकपा माले चुनाव जीता था। तो इस तरह हम देखते हैं कि इस बार 2015 के चुनाव में 10% उम्मीदवार यानी 24 उम्मीदवार कुल मिलाकर जो मुस्लिम जीते, ऐसा दूसरी बार बिहार के चुनावी इतिहास में हुआ है। 1952 का जो पहला चुनाव हुआ था उसमें भी करीब करीब 10% उम्मीदवार मुस्लिम चुनाव जीत के आए थे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार में मुस्लिम वोट बहुत बार
निर्णायक साबित हुआ करता है। और जो मौसमी जो फायदा उठाना चाहते हैं इस समीकरण से, जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी, तो वे अपने मुस्लिम उम्मीदवारों के बूते अपने विधानसभा में अपनी ज्यादा संख्या देख रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने 50 सीटें इस बार तय किए हैं कि उन पर अपने उम्मीदवार लड़ाएंगे। जी बिल्कुल अनीता जी, बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा रवि जी ने अभी हमारे सामने रखा कि कुल मिलाकर कितने उम्मीदवार कुल जो चुनाव लड़े उसमें से जो सीटें हैं उसमें मुस्लिम हैं, और ये आंकड़ा लगभग 10% बनता है। तो कहीं ना कहीं ओवैसी के इस विश्वास की एक वजह है कि वो किस प्रकार से मुस्लिम वोटों को मैनिपुलेट कर कर अपना ये आंकड़ा बढ़ा सकते हैं। और अब क्योंकि चुनावी समीकरण भी बदले हुए हैं, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हो सकता है कि मुस्लिम जो जनता दल यूनाइटेड के पक्ष में रहते हैं, क्योंकि अभी इस बार मुद्दे बड़े हैं, अलग हैं। राम मंदिर का मुद्दा है, सीए एनआरसी का मुद्दा है, तो मुसलमानों को भड़काने के लिए और उनको अलग तरीके से कंसोलिडेट करने के लिए ओवैसी के पास कई मुद्दे अभी हैं। ठीक है, देखिए ओवैसी इस चुनाव के जो माहौल में अपना 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 फायदा देखते हुए अपनी जमीन वहां पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ओवैसी एक लिटमस टेस्ट कर चुके हैं उपचुनाव में। सिवान में उनके कैंडिडेट जो है वो जीत चुके हैं। इससे पहले भी जब लोकसभा में वो वहां आए थे तो जहां जहां उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे थे, उन्होंने अपने ओपोनेंट को काफी ज्यादा मशक्कत दिया था, काफी मेहनत करनी पड़ी थी उस कांग्रेस को उस कैंडिडेट को जीतने के लिए। तो ओवैसी के लिए अगर ओवैसी आते हैं तो जाहिर सी बात है ये जो ओवैसी का जो लिटमस टेस्ट हुआ है कि हाँ बिहार की जनता ओवैसी के एमआईएम पे विश्वास करती है कि नहीं, वो जनता जो मुसलमान है क्या ओवैसी के उस अग्रेसिवनेस को, जिसमें इस्लामवाद और मुसलमानवाद ज्यादा होता है, उसको लेकर के क्या उनका झुकाव है कि नहीं है। तो उसको वो उस लिटमस टेस्ट में वो पास हो चुके हैं, और इसी को देखते हुए वो 18 अपने कैंडिडेट को तय भी कर चुके हैं, 50 सीटों पे लड़ने का मन बना चुके हैं। लेकिन इसका जो घाटा होगा, उसका जो नुकसान होगा, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और आरजेडी को होगा। थोड़ा बहुत जेडीयू को भी मुझे लगता है, क्योंकि जेडीयू के जो अपने सधे हुए मुस्लिम वोट है, चाहे कुछ भी हो जाता है, उनको विश्वास रहता है कि हाँ जेडीयू के नीतीश कुमार उनका ख्याल रखेंगे। यही वजह है कि हमेशा नीतीश कुमार जो है वो एक धर्मनिरपेक्षता की बात करते रहते हैं, अगेंस्ट सांप्रदायिकता बात करते रहते हैं, और बोलते हैं कि हमारी पार्टी इन बातों पे कोई भी विश्वास नहीं करने जाएगी। लेकिन इन सब में सबसे दिलचस्प बात ये रहेगी कि सबसे फायदा अगर किसी को होगा तो वो बीजेपी को होगा, क्योंकि बीजेपी के जैसे ही वो ओवैसी मैदान में उतरेंगे, जो मुसलमानवाद करना शुरू करेंगे, उनको एकजुट करने की कोशिश करेंगे, वैसे ही जो हिंदू है बिहार का, क्योंकि मुस्लिम जो उनका भाषण होता है, जो उनकी भाषा होती है, इतनी कट्टर होती है, इतना कट्टरवादिता उसमें होता है, इतना अगेंस्ट हिंदू होता है, उसको देखते हुए हिंदू जो है कहीं ना कहीं वो केसरिया पे अपना विश्वास जताना शुरू करेंगे, और ये फायदा जरूर पहुंचेगा बीजेपी को। लेकिन देखना होगा कि जेडीयू इन सब के बीच में जिसका झुकाव जो है, जिसकी जो लगाव है वो मुस्लिम वोटर के साथ बनी रहती है, वो कैसी रणनीति तैयार करती है और भाजपा को कितना सपोर्ट देती है। रवि जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आरजेडी और कांग्रेस ने जो निर्णय किया है कि जो छोटे घटक दल उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो उन्हीं के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे, तो क्या इससे इन लोगों को एक जो गठबंधन बनाना होता है, क्योंकि बिना विलय किए कैंडिडेट का विलय एक तरीके से हो गया, क्योंकि वो ऑफिशियल कैंडिडेट तो आरजेडी और कांग्रेस के होंगे, तो बाद में विधानसभा में जो उनकी एक नेगोशिएशंस और दल बदल और इस तरीके की जो एक ब्लैकमेलिंग वाली स्थिति रहती है, वो नहीं रह पाएगी इस बार। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अगर चुनाव चिन्ह भले ही पार्टी कोई और हो, चुनाव सिंबल अगर आप लेके किसी पार्टी के साथ लड़ते हैं, तो जाहिर है कि जो आप कह रहे हैं वो अगर मेरे साथ कोई लड़ता है चुनाव मेरे मिलके मुझसे, और मेरे ही चुनाव चिन्ह पर लड़ता है, तो उसकी गिनती मेरे ही विधायकों में होगी। और बाद में सही बात है कि जो अगर जीतती है कोई पार्टी, सरकार बनाने की स्थिति में आती है कोई गठबंधन, तो जो छोटे छोटे दल हैं वो मंत्री पद के लिए या और लाभ की जो सीटें हैं उनके लिए जो नेगोशिएशन, जो दबाव की राजनीति
करते हैं वो ऐसी सूरत में तो नहीं कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि यही वजह है शायद कि बीएसपी ने महागठबंधन का साथ छोड़कर अकेले अपने दम पर बिहार में चुनाव लड़ने का मन शायद बना लिया। मुझे लगता है कि शायद यही वजह जी जी बिल्कुल है। बिल्कुल। बीएसपी अब बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी। वहीं एक दिलचस्प खबर आ रही है, जनता दल यूनाइटेड की विधायिका हैं और मंत्री हैं सरकार में बीमा भारती, वो जदयू से चुनाव लड़ेंगी और उनके जो पति हैं अवधेश मंडल वो आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे। और उनका कहना है कि उनकी लालू से बात हो गई है और लालू ने उन्हें कहा है कि आप चुनाव लड़िए। उन्होंने नीतीश पर आरोप लगाया है कि जब जब चुनाव के समय मदद चाहिए होती तो नीतीश उनका इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद सिर्फ कैंडिडेट का ही की पूछ होती है और कैंडिडेट के पति यानी उनके मन में कहीं ना कहीं इस बात का दर्द है कि बीमा भारती की पूछ होती है जदयू में और उनकी नहीं होती क्योंकि वो मंत्री है और इसलिए वो चुनाव लड़ेंगे, वो आरजेडी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अनीता जी, ये कैसी राजनीति है? अगर वैसे कई परिवार आपको दिख जाएंगे जो कि एक व्यक्ति किसी और पार्टी में है और दूसरा किसी और पार्टी में, बाप अगर बीजेपी में है तो बेटा आपको कांग्रेस में नजर आता है। लेकिन यहाँ पे अपना दर्द छलकाते हुए वो आ रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि जेडीयू इस्तेमाल चुनाव के समय तो कर लेती है लेकिन बाद में उनकी पूछ नहीं होती है। तो ये दर्द है कि उनकी बीवी जो है वो मंत्री बन जाती हैं जीतने के बाद और वो कहीं ना कहीं इग्नोर्ड फील कर रहे हैं। तो घर की लड़ाई है, घर का दर्द है जो राजनीतिक गलियारों में घूमता हुआ नजर आ रहा है। अभी वो ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, टिकट मिलता है, उसके बाद जब पति जब हो सकता है आमने सामने मैदान में हो, उसी जगह से टिकट मिले जहां से पत्नी है, उसी के सामने वो खड़े हो जाए। तो ये दिलचस्प किस्सा रहेगा। लेकिन उसमें इस घर की जो अंदरूनी दर्द है, अगर वो प्लेटफॉर्म पे आता है तो इसमें घाटा उस घर का ही होगा और किसी का नहीं होने वाला है। तो मंडल साहब से एक गुजारिश है कि पार्टी कोई भी ज्वाइन कीजिए मगर पूरी राजनीतिक मंशा के साथ ज्वाइन कीजिए, पत्नी को हराने के लिए नहीं, वो पत्नी को नहीं हरा रहे। उन्होंने जो सीट उनको आरजेडी का उनका कहना है जो ऑफर की है वो अलग है। तो दोनों हाथों में लड्डू। और आपने सही कहा, उन्होंने कहा है कि पप्पू यादव अलग राजनीति करते हैं, उनकी धर्मपत्नी कांग्रेस की राजनीति करती है। ऐसे 2-3 उदाहरण उन्होंने गिना दिए हैं अपने बात के पक्ष में, समर्थन में। बिहार अपडेट में बिहार की चुनावी चर्चा सिर्फ इतनी ही आज। और आप भी अगर इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, आप अपनी कोई बात कहना चाहते हैं, अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल करें biharupdate@gmail.com पर। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारा मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसके माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। रवि जी, आज की चर्चा में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। अनीता चौधरी जी आपका धन्यवाद। मनीष वत्स जी आपका भी धन्यवाद।